हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देयर आर टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच आर established by Lavoisier and Joseph L. Proust। तो जो ये लॉज इस्टेब्लिश किए गए हैं, ये लॉ इस्टेब्लिश किए गए हैं लेवोजियर और जोसेफ एल प्रॉस्ट द्वारा। तो लेवोजियर ये जो साइंटिस्ट हैं, ये बॉर्न हुए थे फ्रांस में 1743 में, और जोसेफ एल प्रॉस्ट बॉर्न हुए थे 1754 फ्रांस के अंदर ही। तो पहला लॉ पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। मेन पार्ट ये है इसका किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो जैसा कि एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने मिल के बनाया वाटर। तो हम देखेंगे कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों का मास सेम है। तो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक हाइड्रोजन का एक एटम का जो मास होता है 1 ग्राम पर मोल होता है। इसका मतलब दो एटम का मास हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल। इसी तरह ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल का मास होता है 16 और दो का हो जाएगा 32, 16 टू 32। और इस तरह से अगर टोटल वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास हम देखें तो 2+1 यानी कि हाइड्रोजन के एटम का टोटल मास प्लस ऑक्सीजन का एक एटम का टोटल मास, तो इनको हम ऐड करेंगे तो 16 + 2 18 ग्राम पर मोल वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास ये हो जाएगा। अब चलते हैं रिएक्शन की तरफ। इस रिएक्शन में हम चलेंगे तो बिफोर रिएक्शन हमारे ये दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका हम मास कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हाइड्रोजन यानी कि टोटल हमारे पास दो, इसका हमने कैलकुलेट किया था 2 ग्राम आया था, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं। तो 2 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4 ग्राम पर मोल इसका मास हो जाएगा। और ऑक्सीजन के दो एटम है तो एक का 16 होता है, तो दो का 16 × 2 = 32 ग्राम हो जाएगा। और टोटल मास बिफोर रिएक्शन इस तरह से 4 + 32 दैट इज़ 36 ग्राम हो जाएगा। और आफ्टर रिएक्शन जो हमारा वाटर बना, वाटर के इसमें दो मॉलिक्यूल हैं, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। इस तरह से दो मॉलिक्यूल का जो मास होगा 2 × 18 36 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास था 18, तो 18 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 ग्राम आ जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है कि हमने देखा कि मास बिफोर रिएक्शन 36 ग्राम और मास आफ्टर रिएक्शन 36 ग्राम। तो मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है, ये हमने इस लॉ से सीखा। इसका दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या हम इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग इन ए केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास रिगार्डलेस ऑफ सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई कंपाउंड बनाएं या कोई भी कंपाउंड बनने में जिन एलिमेंट्स का यूज हो रहा है उनका हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, उनका एक फिक्स्ड पार्ट होगा उसको बनने में। ये नहीं कि एक कंपाउंड का एक एलिमेंट का कुछ और पार्ट हो, एक एलिमेंट का कुछ और पार्ट हो। एलिमेंट एक या दो से ज़्यादा एलिमेंट, ये मैं ई का मतलब एलिमेंट, इन्होंने बनाया एक कंपाउंड। मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि एक दो एलिमेंट ने एक कंपाउंड बनाया है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि इनका एक सर्टेन पोर्शन ही यूज होगा इसको बनने में, इन दोनों का। अगर वो सर्टेन पोर्शन वेरी करेगा, कहने का मतलब वो जितनी क्वांटिटी इसकी डाली उस जो इस कंपाउंड को बनने में रिक्वायर्ड है, हमने अगर उस क्वांटिटी से कुछ अलग ले लिया तो कंपाउंड ये नहीं बनेगा जो हमें रिक्वायर्ड है, फिर कुछ और ही बनेगा। जैसे हाइड्रोजन, जैसे वाटर बना था अभी, वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐसे बनता है, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। अगर हमने ऑक्सीजन का एक एटम से ज़्यादा एटम ले लिया या हाइड्रोजन का दो एटम से ज़्यादा ले लिया या दो से कम ले लिया, तो फिर प्रोडक्ट H2O नहीं बनेगा,
फिर कुछ और बनेगा, ठीक है। चाहे ये वाटर किसी भी सोर्स से, किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया गया हो, प्रोपोर्शन हमेशा उन एलिमेंट्स का सेम रहेगा। इस लॉ का मतलब ये है। क्या हम इस लॉ को ऐसे भी समझ सकते हैं, इन ए केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब यही हुआ कि एलिमेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहते हैं बाय मास उस कंपाउंड को बनने में, ठीक है। एग्जांपल फिर से, वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। द मास रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर इज ऑलवेज 2:16 और 1:8। जैसे हमारा भी वाटर बना था H2O, इसका मास था 2 एटम का मास 2, इसका 1 एटम का मास है 16, तो रेशियो क्या हो गया 2:16। या इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो सिंप्लीफाई करके आ गया 1:8। ओके, सो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास 9 ग्राम वाटर है, इस 9 ग्राम वाटर में 1 ग्राम हाइड्रोजन का होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन का होगा, इस रेशियो के हिसाब से तभी बनेगा वाटर। ओके, नो मैटर इफ द वाटर इज फ्रॉम ए रिवर, रेन और प्रिपेयर्ड इन ए लेबोरेटरी, वो वाटर का ड्रॉप जो है या वाटर का मॉलिक्यूल आपने कहीं से लिया है या किसी भी मेथड से बनाया, तो रेशियो हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यही रहेगा। तो लर्निंग यह है कि द लॉ टेल्स अस दैट केमिकल कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस विथ फिक्स्ड कंपोजिशन, नॉट वेरिएबल मिक्सचर। तो कंपाउंड हमेशा प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें एलिमेंट्स का सर्टेन पोर्शन ही पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम अपने मन से कुछ भी उसमें कोई भी प्रोपोर्शन डाल दें एलिमेंट का, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो वो कहला जाएगा मिक्सचर। अगर कोई किसी सब्सटेंस को हमने बनाना है एलिमेंट का, अगर हमने मनचाहा प्रोपोर्शन उसमें डाल दिया तो वो है मिक्सचर, नॉट कंपाउंड। ओके, तो नेक्स्ट, तो अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इन केमिकल कॉम्बिनेशन का, इन लॉज का एक्चुअली साइंस में क्या हमने सीखा इनसे। तो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो लेवोजियर ने इस्टेब्लिश किया था, इससे हमने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ मास बैलेंस, यानी कि किसी केमिकल इक्वेशन में हम मास को कैसे बैलेंस करते हैं। दूसरा हमने इससे सीखा मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। विच शिफ्टेड केमिस्ट्री फ्रॉम क्वालिटेटिव टू ए क्वांटिटेटिव साइंस, जिसने केमिस्ट्री को एक क्वालिटेटिव स्टेट से क्वांटिटेटिव साइंस की तरफ शिफ्ट किया है। नंबर 2 है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो जोसेफ प्राउस्ट ने इस्टेब्लिश किया था। इससे हमने सीखा एक तो कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है, डिफरेंशिएट कंपाउंड्स फ्रॉम मिक्सचर। और दूसरा द इस्टेब्लिश द लॉ ऑफ केमिकल फार्मूला, इसने हमारी मदद की केमिकल फार्मूला को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है। और इन दोनों ने सपोर्ट किया एडिशनली डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को, क्योंकि डाल्टन ने भी अपनी एटॉमिक थ्योरी दी है। इसमें उसने कहा कि एटम जो है इंडिविजुअल पार्टिकल है, इससे आगे फिर किसी मैटर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, और हर कंपाउंड को बनने के लिए एक डिफरेंट जो कहने का मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स जो लगते हैं उनका सर्टेन प्रोपोर्शन होता है। और जब ऐसा उसने कहा तो साइंटिस्ट कम्युनिटी में ये उत्साह जागा कि उनको जो है एटम का जो मास है वो अब कैलकुलेट करना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड को बनने के लिए डिफरेंट एलिमेंट का जो डिफरेंट एलिमेंट का सर्टेन प्रोपोर्शन है, अगर उसका रिक्वायर्ड है और हर एलिमेंट का जो एटम है वो आइडेंटिकल होता है, तो हमें ये जानना चाहिए कि उस एटम का क्या मास है। ये डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी ने बताया था। तो जब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी तो साइंटिस्ट कम्युनिटी में ये एक्साइटमेंट हुआ कि उनको जो है एटम का मास, हर एक एलिमेंट का जो एटम का मास होता है उसको मेजर करना चाहिए। तो इन दो नियमों ने फिर उनकी मदद की। ओके, तो here are some probable questions based on the laws of chemical combination. These are suitable for class 9, 10 and competitive exam like NTSE, NEET or NEET Foundation and even JEE Basics. तो इन दो लॉज ऑफ जो केमिकल कॉम्बिनेशन है ये हमारे एकेडमिक के लिए हेल्पफुल तो हैं,
और साथ में अगर हम अपने साइंस को के फाउंडेशन को और मजबूत करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने हम एक असेसमेंट तैयार किया है कि आप इनको सॉल्व करें, और सॉल्व करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और अपने आप ये सेल्फ असेसमेंट है एक तरह से, तो हमें पता चलेगा कि हमने कितने गहराई से ये दोनों लॉस पढ़े हैं। तो आज के लिए बस इतना इतना, और नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो क्लिप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।